दोस्तों, मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डायरेक्टर शेर सिंह चौधरी। अब आपके लिए 8 पेपर ऑलरेडी करा चुका हूं। आज हम नवा पेपर करेंगे आर्मी जीडी का। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूं आपके लिए, ऐसा नहीं है कि ये पेपर आर्मी जीडी के लिए ही है। ये कॉमन क्वेश्चन है जो आपके किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एयरफोर्स की कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की कर रहे हो, ये चीज कोई मायने नहीं रखती है। ठीक है, अब देखो इसके बाद सबसे पहले मैंने बताया था हम सामान्य ज्ञान का पार्ट ही उठाएंगे, जीके वाला पार्ट, फिर जीएस वाला पार्ट और लास्ट में सबसे मैथमेटिक्स वाला पार्ट। तो देखो सबसे भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ गुजरती है? देखो किस देश के साथ लगती है, आप एक ट्रिक याद रखना, बचपन। कौन सी? बचपन। तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश, बांग्लादेश, उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान और उसके बाद नेपाल। तो यदि इनमें पूछे सबसे ज्यादा कौन सी है, तो सबसे ज्यादा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। क्योंकि बांग्लादेश तीनों साइड से आपका भारत से ही घिरा हुआ है, तो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ। दूसरे पे आती है चीन, चीन के साथ लगभग 3428 किलोमीटर है। और यदि बात करें हम पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के साथ 3323 है और नेपाल के साथ शायद 1700 कुछ है। आई थिंक 1750 है, शायद 1751 किलोमीटर ये नेपाल के साथ है। तो भारत की सबसे लंबी सीमा पूछे इनमें तो बांग्लादेश के साथ हो गई, और सबसे छोटी पूछे तो नेपाल के साथ। हमें ट्रिक याद रख लेनी है, बचपन। बचपन सबसे अधिक बांग्लादेश और सबसे कम कौन सा आ गया? नेपाल। अब अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? देखो इसमें आपके 4 ऑप्शन है, मोहम्मद अली, मोहम्मद जिन्ना, लियाकत अली, शौकत अली। देखो पहले हम जिन्ना के बारे में जान लेते हैं। ये एक तरीके से मैं कहूं पाकिस्तान के संस्थापक हैं। जो पाकिस्तान की अलग मांग उठाई थी वो सबसे ज्यादा इन्होंने ही उठाई थी। इनको पाकिस्तान का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। जैसे हमारा महात्मा गांधी है, वहां का राष्ट्रपिता कहा जाता है। और ये पाकिस्तान के पहले गवर्नर है। कौन है पहले? गवर्नर है मोहम्मद अली जिन्ना। लियाकत अली पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, जिनकी हत्या हो गई थी। प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रथम। और सर सैयद अहमद खां आपके अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। कौन? सैयद अहमद खां। और शौकत अली भी महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके बाद चलिए आप, सिलिकॉन वैली कहां है? देखो सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को जगह है। सैन फ्रांसिस्को है अमेरिका में, जहां पे आपका बहुत बड़ा आईटी हब है। जितनी भी बड़ी बड़ी आपकी कंपनियां हैं, चाहे वो एप्पल है, चाहे गूगल है, चाहे फेसबुक है, कैनन है, जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां हैं वो सारी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। इसीलिए अमेरिका को सिलिकॉन वैली कहां, सॉरी सैन फ्रांसिस है वो जो जगह है उसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो वो कहां पर है? अमेरिका में। इसके बाद आओ, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहां हुआ? तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ, ब्राजील में। कहां पे हुआ? ब्राजील में। तो काफी बुक्स में 172 देशों ने हिस्सा लिया इसमें, और काफी बुक्स में दे रखा है कि 178 देशों में। ठीक है, काफी बुकों में दे रखा है 172 देश थे, काफी में दे रखा है 178 थे। तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहां पे हुआ? रियो डी जेनेरियो में हुआ, जो कि कहां पर है? ब्राजील में। अब कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा है? देखो गोमती नदी की बात करें तो आपका एक तो लखनऊ हो गया इसके किनारे, और सुल्तानपुर भी इसके किनारे। हुगली नदी ये कलकत्ता है, हुगली नदी कलकत्ता। सरयू, देखो सरयू का आपको पता ही होगा, सरयू नदी के किनारे आपका अयोध्या है, अयोध्या है। गोदावरी नदी, इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी, इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। और राजहमुनी इसके किनारे पर है। कौन सा? राजहमुनी इसके किनारे पर है। तो कलकत्ता किस नदी के किनारे पर है? हुगली नदी के किनारे पर है, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है। क्या? कलकत्ता। गोमती लखनऊ या सुल्तानपुर, सरयू के अयोध्या, गोदावरी के राजहमुनी, यमुना के आपका मथुरा भी है, आगरा भी है। ठीक है, ऐसे गंगा नदी के किनारे बहुत सारे शहर। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर है, शहरों के पुराने नाम क्या हैं,
ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद आइए अगला, राज्य में विधानसभा को कौन भंग करता है? देखो दो चीज होती है, विधानसभा अध्यक्ष बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति ये लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति आपका, यदि ये क्वेश्चन आता कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, तो उसका आंसर क्या होता है आपका? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, उपराष्ट्रपति नहीं है, राज्यपाल। राज्यपाल आपका विधानसभा को भंग कर सकता है, किसी भी राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, और राज्यपाल की अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू किया जाता है। देखो सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य में? केरल में। और यदि ये पूछता कि सबसे कम कहां है, तो बेटा सबसे कम का आंसर क्या होगा? बिहार। सबसे कम कौन से राज्य में? बिहार में। तो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है। अब देखो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? अब बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। देखो बुध ग्रह सबसे नजदीक है, अब कायदे से तो ये गर्म होना चाहिए, बुध ग्रह कहां है? सबसे नजदीक है, कायदे से ये गर्म होना चाहिए, लेकिन इसका वायुमंडल पूरी तरह नष्ट हो चुका है। शुक्र ग्रह पर आपकी CO2 गैस पाई जाती है, इसलिए जो सबसे गर्म ग्रह है वो कौन सा होगा? शुक्र। इसको मैं नाम बता चुका हूं, पृथ्वी की बहन भी बोल देते हैं या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी बोलते हैं। मंगल ग्रह लाल ग्रह बोलते हैं, लाल ग्रह बोलते हैं। और यहां पे कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। सॉरी, कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। बृहस्पति ग्रह आपका सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा ग्रह आपका? बृहस्पति ग्रह। और शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह है। तो ध्यान रखना, ग्रहों से क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी? देखो पहली महिला एयर मार्शल कौन थी? तो पहली महिला एयर मार्शल थी पद्मावती बंदोपाध्याय। इसके बाद आइए, सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? देखो सुंदरवन डेल्टा, पहली चीज सुंदरवन डेल्टा आपका पश्चिम बंगाल में है। कहां पे? पश्चिम बंगाल में। इसमें सुंदरी के पेड़ पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। किसके पेड़ पाए जाते हैं? सुंदरी के पेड़, इसीलिए इसको सुंदरवन कहते हैं। और इसके लगभग 1/3 भाग पर पूरा दलदल है, और ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। वैसे तो इसमें बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, लेकिन ये बाघों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। जो बंगाल टाइगर बोलते हैं जिसको, वो बंगाल टाइगर है, वो कहां पे मिलते हैं? सुंदरवन में मिलते हैं। इसके बाद आइए आगे, यूएनओ का मुख्यालय कहां है? देखो सबसे पहले यूएनओ का मुख्यालय पेरिस में। देखो बेटा, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस की राजधानी है। यहां से एफिल टावर है, यहां पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार, एफिल टावर। जेनेवा में क्या है आपका? WHO का है, जिसको हम विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां है? जेनेवा में। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन भी यहां है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन भी कहां पे? यहीं पे। वाशिंगटन आपकी अमेरिका की राजधानी है, अमेरिका की राजधानी है। और आपका न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है। यूएनओ का मुख्यालय कहां पे? न्यूयॉर्क शहर में, अमेरिका में। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता थी। देखो सिंधु सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। कौन सी सभ्यता कहा जाता है? नगरीय सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता ध्यान रखना, कौन सी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी, क्योंकि वहां पे देखो नालियां वगैरह अच्छी थी, सड़कें समकोण पर काटती थी, तो वहां की जो ज्यादातर विशेषता है उनसे वो नगरों जैसी है, जैसे नगर होते हैं, तो इसलिए उसको कौन सी सभ्यता माना गया है? नगरीय सभ्यता माना गया है। इसके बाद आइए, बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? देखो बांग्लादेश की स्थापना सन 1971 में हुई, जब भारत पाक में 1971 का जो युद्ध हुआ, उसमें भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हराया। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, तो उसमें एक बांग्लादेश, जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, तो उसको क्या नाम दे दिया? बांग्लादेश दे दिया। सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य है। देखो सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। लगभग 39-40% देश का जो गन्ना है वो कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में भी आपका पश्चिमी यूपी, वेस्ट यूपी,
कौन सा? पश्चिमी यूपी। पश्चिमी यूपी में जो गन्ने की पैदावार है वो सबसे ज्यादा होती है। अब आओ, भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है तो देखो मुंबई है, इसकी लगभग 1.25 करोड़ है जनसंख्या। दूसरे पे दिल्ली है, इसकी 1.10 है। आप इन दोनों का याद रख लेना, इसकी कितनी है? 1.10 करोड़ है लगभग। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? मुंबई है आपका। ठीक है, तो ये आपके यहां पे देखो, ये दूसरा बड़ा शहर है दिल्ली, ध्यान रखना, भारत का दूसरा बड़ा शहर है, ये आपका दूसरा बड़ा शहर है और मुंबई सबसे बड़ा शहर है। तो यहां पर देखो, ये आपके जीके के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। अब इसके बाद आते हैं जो सामान्य विज्ञान वाला पोर्शन है, यहां पे आते हैं। तो देखो सामान्य विज्ञान में सबसे पहले आओ, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग हवा से फैलता है? देखो आपका हैजा है, टाइफाइड है, ये रोग हवा से नहीं फैलते, ये पानी से फैलते हैं। प्लेग है जो आपका किससे फैलता है? हवा से फैलता है। जैसे आज के टाइम पे कोरोना वायरस है, ठीक 100 साल पहले लगभग 1919-1920 में एक बीमारी आई थी प्लेग, और जिसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। तो ये तो कुछ भी महामारी नहीं है, उससे कई करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। किसकी वजह से? प्लेग की वजह से। और ये प्लेग ध्यान रखना चूहों से फैलता है। किससे? चूहों से फैलता है। इसके बाद आइए आगे, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन। देखो मनुष्य के मस्तिष्क की बात करें तो औसत वजन कितना होता है? 150 ग्राम होता है। कितना होता है? 150 ग्राम होता है। अब इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष किस कारण होता है? आइरिश के स्थान बदलने से, रेटिना की कमजोरी से, कमजोर मांसपेशियों से, आंखों की पुतली के आकार में परिवर्तन होने से। देखो एक्चुअली इस रोग का जो मुख्य कारण है, इसमें क्या है कि जो पुतली है वो लंबी हो जाती है। जो पुतली है वो क्या होती है? लंबी हो जाती है। पुतली ध्यान रखना इसमें लंबी हो जाती है, और जिससे कि क्या है? आंखों का कॉर्निया है, कॉर्निया की वक्रता बढ़ जाती है। वक्रता बढ़ जाती है जिससे कि क्या है? ठीक से फोकस नहीं पड़ पाता रोशनी पे, और उस वजह से कौन सा रोग होता है? निकट दृष्टि दोष रोग। तो आंखों की पुतली के आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन क्या हो रहा है? जो पुतली है वो क्या हो जाती है? लंबी हो जाती है। ऐसे ही आता है दूर दृष्टि दोष का, तो बेटा वो आयु बढ़ने के साथ होती है। ज्यादातर जो दूर दृष्टि दोष है वो बुजुर्गों में होता है। निम्न में से, आगे आओ अगले क्वेश्चन पे, कि निम्न में से किसके पाचन में लार मदद करती है? देखो लार में क्या होता है? लार में एंजाइम एमिलेम्स होता है। देखो लार में एंजाइम एमिलेम्स होता है, जो कि स्टार्च को आपका क्या करता है? देखो एंजाइम एमिलेम्स होता है जो कि स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च। स्टार्च को किसमें परिवर्तित करता है? शर्करा में। एंजाइम एमिलेम्स होता है लार में। इसके बाद आओ, किस दांत के 3 जड़ें होती हैं? देखो इसका राइट आंसर मोलर है। ये आपके टोटल 12 दांत होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 12 दांत, जो 6 ऊपर होते हैं और 6 नीचे होते हैं। तो किस दांत के 3 जड़ें होती हैं? जो मोलर दांत है उसके कितनी जड़ें होती हैं? 3 जड़ें होती हैं। अब देखो यहां पे आ गया, टाइफाइड किस हिस्से को प्रभावित करता है? देखो इन रोगों के बारे में हम पढ़ेंगे, रोगों से क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है, इसलिए रोग के प्रकार देखो, कौन सा जीवाणु से, कौन सा वायरस से, कौन सा फंगस से, ये चीजें भी हमें याद रखनी है। मुख्य मुख्य रोग वाहक हैं वो याद रखने हैं। इसके अलावा आपका ये क्वेश्चन भी आता है बहुत बार कि कौन से रोग में शरीर का जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब देखो इसमें आता है टाइफाइड किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो देखो पहले फेफड़ों की बात करें, फेफड़ों को तपेदिक प्रभावित करता है। कौन सा रोग है? तपेदिक। यकृत की बात करें तो इसको हेपेटाइटिस प्रभावित करता है। ठीक है, पेट में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आंत, तो टाइफाइड किस हिस्से को? देखो टाइफाइड आंतों को प्रभावित करता है, आंतें सूज जाती हैं। सबसे जो पहले प्रभाव होता है आंत पे होता है, और उसके बाद सारे शरीर को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले है जो टाइफाइड है वो किसको प्रभावित करता है? आंतों को प्रभावित करता है। अब आओ देखो अयस्क, एल्यूमिनियम किसका अयस्क है? देखो सबसे पहले आता है कैलामाइन, ये आपका शायद जिंक का है।
ठीक है। बॉक्साइट ये एल्यूमिनियम का सबसे, जो एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है वो कौन सा है आपका, बॉक्साइट। गैलेना आपका लेड का है, पीबी किसका है, ये लेड का है। ठीक है, बाकी कैलामाइन मैंने बता दिया है। इसके बाद आइए अगला, हास्य गैस कौन सी है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं आएगी, हालांकि ग्रीन हाउस में जो मुख्य गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड N2 ये कई बार क्वेश्चन आता है आपका कि हास्य गैस कौन सी होती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड होती है हास्य गैस। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है। देखो आग बुझाने के लिए जो सबसे ज्यादा काम में आती है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है। तो आग बुझाने में कौन सी गैस काम में ली जाती है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। तो आग बुझाने के लिए कौन सी गैस आती है काम में, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, कौन सा स्तनपायी अंडे देता है। देखो जितने भी स्तनपायी हैं अंडे नहीं देते, बच्चे देते हैं, जो भी जिनको जरायुज बोलते हैं हम। तो दो स्तनपायी ऐसे हैं जो कि अंडे देते हैं, एक डगबल प्लेटिरस है और इसके अलावा एक और है आपका एकिडना। ये दो ही स्तनपायी ऐसे हैं, एक तो डकबल प्लेटिरस और एक है एकिडना, जो कि अंडे देते हैं, बाकी सब बच्चे देते हैं। लेपेरोस्कोपी का संबंध किससे है। देखो लेपेरोस्कोपी का संबंध स्त्री रोग से, जो कि बांझपन की समस्या के इलाज के लिए किया जाता है, समस्या के इलाज के लिए किया जाता है। तो लेपेरोस्कोपी का संबंध किससे, आपका स्त्री रोग से संबंधित है। द्रव की, देखो द्रव की मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती हैं। द्रव की मुख्यतः तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। जो चौथी अवस्था है वो कौन सी है, प्लाज्मा है। ध्यान रखना कौन सी अवस्था है, ये प्लाज्मा है। ये आपके साइंस के देखो 27 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से गाय के दूध में कौन सी विटामिन पाई जाती है, प्रमुख स्रोत है। देखो गाय के दूध में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन B12, विटामिन बी में भी B12 है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। ध्यान रखना गाय के दूध में, इसको थायमिन राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं। इसके बाद आओ, कौन सा इसमें से मिश्रित उर्वरक है। देखो यूरिया, अमोनियम सल्फेट, CAM, ये आपके मिश्रित उर्वरक नहीं है, ये आपके यौगिक हैं। मिश्रित उर्वरक है आपका NPF, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन NPF, नाइट्रोजन फास्फोरस, और इसको बोलते हैं कौन सा है, NPK, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम। तो ध्यान रखना नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं इसमें NPK। ठीक है, N नाइट्रोजन ऐसे याद रख लेना, P फास्फोरस और K का मतलब है पोटेशियम, जो आपका कैसा उर्वरक है, मिश्रित उर्वरक है। इसके बाद आते हैं, हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहां बनती हैं, हृदय, अस्थि मज्जा, गुर्दे, इनमें से कोई नहीं। जो लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं वो आपकी अस्थि मज्जा में बनते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपके देखो ये जीके और जीएस के 30 क्वेश्चन है वो आपके हो चुके हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों पे। देखो मैथ्स के क्वेश्चनों पे देखो यहाँ पर 2 और ये कोष्टक में दिया है -2, ध्यान रखना है 2 -2। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ध्यान रखना है किसका चिन्ह माना जाएगा, गुणा का माना जाएगा। तो 2 गुणा -2 कितना आ जाएगा आपका, -4। जीरो नहीं कर देना है, ध्यान रखना। कई बच्चे हो जो इसको जीरो कर दें, जीरो नहीं करना है बेटा, क्योंकि यहाँ पे ये कोष्टक में बंद है और कोष्टक में बंद है तो इससे पहले गुणा का चिन्ह माना जाता है। जैसे मैं लिखूं 3 कोष्टक में 4, तो इसका मतलब है 3 गुणा 4। क्या है इसका मतलब, 3 गुणा 4। तो इसको माइनस नहीं लेना है, 2 - 2 जीरो नहीं करना है। इसका आंसर कितना होगा, -4। यदि एक त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री और 105 डिग्री है तो तीसरा कोण बताइए। देखो हमेशा ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये आंतरिक कोण ही है। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, बताओ। तीनों कोणों का योगफल, या जिसको हम बोलते हैं आंतरिक कोणों का योग, कितना होता है, 180। और बात करें बेटा बाहरी कोणों का योग, कितना होता है, 360।
60। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योगफल क्या होता है, तो आंतरिक कोणों का योगफल 180, बाहरी कोणों का योगफल कितना है 360। यदि आपसे केवल यह पूछा जाए कि किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज के कोणों का योगफल क्या होता है, तो उसका आंसर होगा 180, क्योंकि आपको जहां मेंशन नहीं किया है आंतरिक कोण है या फिर बाहरी कोण है, हमें वो आंतरिक कोण ही लेके चलने हैं। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये। इसके बाद जब दो कोण 30 और 105 हो गए, तो तीसरा कोण ज्ञात करना है हमें। तीसरा कोण ज्ञात करो, 180 माइनस 30 डिग्री प्लस 105 डिग्री, तो 180 माइनस 135 कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 45 डिग्री। हाँ, यदि ये बाहरी कोण होते, यदि आपसे कहता कि ये बाहरी कोण है, तो बाहरी कोण होते ये, तो इसका मतलब हम क्या करते 180 में से घटा देते। इसके बाद आओ आगे, 45 का 7/9 होगा। 45 का 7/9, 45 गुणा का मतलब होता है बेटा गुणा 7/9 कर देना है डायरेक्ट, 7 5 35। तो कितना आ गया इसका आंसर 35 आ गया। अब आओ, अंतः केंद्र किनका प्रतिच्छेदन बिंदु है। देखो, कोण संधिभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु अंतः केंद्र है। ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा आते हैं क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन है, एक बार में बता देता हूं। अंतः केंद्र किनका प्रतिच्छेदन बिंदु है, अंतः केंद्र कोण संधिभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु है। एंगल बाइसेक्टर, अंग्रेजी में इसको इन्फेंट्री भी बोलते हैं। माध्यिका मीडियन, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु आपका केंद्रक कहलाता है, या जिसको हम गुरुत्व केंद्र भी बोलते हैं, ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रोइड, गुरुत्व केंद्र। और केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आर्मी के में बहुत बार आया है कि गुरुत्व केंद्र अथवा केंद्रक माध्यिका को किस अनुपात में बांटता है, तो गुरुत्व केंद्र अथवा केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु, लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु आपका लंब केंद्र कहलाता है। कौन सा केंद्र कहलाता है, लंब केंद्र, जिसको सर्कमसेंटर बोलते हैं। भुजालंब संधिभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु, सॉरी ऑर्थोसेंटर बोलते हैं, सर्कमसेंटर इसको बोलते हैं परिकेंद्र को। तो भुजालंब संधिभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु आपका क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, अंतः केंद्र किनका प्रतिच्छेदन बिंदु है, कोण संधिभाजकों का। माध्यिकाओं का केंद्रक, लंबों का लंब केंद्र हो गया, भुजालंब संधिभाजकों का परिकेंद्र हो गया। चलिए इसके बाद आगे, एक खेल के मैदान की लंबाई 300 मीटर और चौड़ाई 200 मीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो खेल का मैदान आयताकार है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई 300, चौड़ाई 200, कितना आ गया आपका 60,000 वर्ग मीटर। कितना आ जाएगा आपका 60,000 वर्ग मीटर। 8 आदमी, देखो पहला, 8 आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, एक काम को 15 दिन में। तो बताओ 20 आदमी काम को कितने दिन में करेंगे इसी एक काम को। तो D2 बराबर 8 गुणा 15 बटा 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 5 फिर 3 बार कट गया, 5 तिया 15 और 3 दूनी कितना आ गया 6 दिन। कितना आएगा 6 दिन। तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, कोई नहीं। बाकी ऐसे भी कर सकते हो, 8 आदमी काम को 15 दिन में करते हैं, तो 20 आदमी x दिन में, x बराबर 8 गुणा 15 बटा 20 आ जाएगा, तब भी वही आएगा बेटा कितना 6 दिन। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद आइए आगे, 35 सेंटीमीटर। देखो पहले इसको कन्वर्ट करो। ध्यान रखना, मेजरमेंट से मैथमेटिक्स में क्वेश्चन बहुत आता है। कई बार ऐसे ही आ जाता है कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, या आपसे पूछ लिया जाता है आधा किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं एक बार, 10 मिलीमीटर होते हैं 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर के बराबर, 1000 मीटर होते हैं आपके 1 किलोमीटर के बराबर, 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर होता है 1 मील के बराबर। ध्यान रखना। तो पहले आप इसको देखो, 35 सेंटीमीटर, 2 मीटर और आपका कितना है बेटा 50 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, 2 मीटर में 200 प्लस 50 कितने सेंटीमीटर 250 सेंटीमीटर। तो 35 बटा 250 गुणा में प्रतिशत ज्ञात करना है, तो
100 का कर देंगे, 0 से 0, 5 फत्ते 35, 5 पंजे, 5 से 2 बार कट गया और 7 दूरी कितना आ गया, 14% आ गया। कितना आ गया ये, 14%। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सी। ये ध्यान रखना, मेजरमेंट आते हैं बेटा एग्जाम में, एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मेजरमेंट का। एक समान रफ्तार से एक गाड़ी में यात्रा कर रहा एक व्यक्ति 1.6 किलोमीटर लंबे एक फ्लाईओवर को 2 मिनट में पार करता है। तो देखो गाड़ी की रफ्तार, चाल बराबर क्या है, दूरी बटा समय। देखो यहां दूरी आपकी 1.6 किलोमीटर है और समय आपका 2 मिनट है। यूनिट सेम रखनी है हमें यहां के लिए। यदि दूरी किलोमीटर में तो समय घंटे में होना चाहिए, या तो समय घंटे में बदल लो 60 का भाग देके, नहीं तो इसको मीटर में बदलो और इसको सेकंड में बदलो। तो मीटर में बदलूंगा तो 1600 मीटर। कैसे होगा मैंने बता दिया है, यहाँ पे 1 किलोमीटर में 1000 है, 1000 का गुणा कर देंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड है तो 2 मिनट में कितने हो गए, 120 सेकंड। अब गाड़ी की रफ्तार किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, ध्यान रखना, तो 1600 बटा में 120, ये मीटर पर सेकंड में चाल निकल के आएगी, लेकिन हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, इसलिए गुणा 18/5 का, क्योंकि यहां किलोमीटर प्रति घंटे में। यदि उल्टा करना होता, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता, तो गुणा कितने का हो जाता, 5/18 का। अब इसको सॉल्व कर दो आप। देखो 0 से 0, 36 18, 6 दूनी 12, 2 से कितनी बार कट गए, 80 बार, 5 से 16 बार और 16 तिया 48 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन। ए एक कार्य के 1/6 भाग को 3 दिनों में पूरा कर सकता है। कार्य के 2/3 भाग को करने में उसे कितना समय लगेगा। देखो ए 1/6 भाग कितने दिन में, 3 दिन में। तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, पहले तो बेटा तो 3 गुणा में 6 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 18 दिन में। ये पूरा काम 18 दिन में, तो बेटा 2/3 काम कितने दिन में करेगा, 18 गुणा में 2/3 कर देंगे, 3 पे 6 बार और 6 दूनी 12 दिन आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 12 दिन। 1/6 भाग कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में। ये पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 3 गुणा 6, 18 दिन हो गया। तो यहाँ 2/3 भाग कितने दिन में, 18 में गुणा किसका कर देंगे, यहाँ पे 2/3 का कर देंगे। अब आ जाओ, एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई जाती है, चौड़ाई 10% घटाई जाती है। तो नए आयत का क्षेत्रफल, देखो आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणा में चौड़ाई, घात 1 आती है, लंबाई की भी 1 और चौड़ाई की भी 1। लंबाई में हम क्या कर रहे हैं, 10% की वृद्धि कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और चौड़ाई में कमी कर रहे हैं, 10% की कमी कर रहे हैं। तो देखो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैंने आपको क्लासरूम में बताया है, पावर के हिसाब से चलना है। यहां पावर लंबाई की 1 है तो लंबाई के कॉरस्पॉन्ड 1 बार बढ़ेगा, चौड़ाई की पावर 1 है, यदि वृद्धि हो रही है तो 1 बार बढ़ा देंगे और कमी हो रही है तो 1 बार घटा देंगे। तो सीधा देखो, पहले मान लो आपके पास क्षेत्रफल है 100, लंबाई के कॉरस्पॉन्ड 10% बढ़ाओ, 110। अब चौड़ाई के कॉरस्पॉन्ड 10% घटा दो, 110 का 10% निकालेंगे 11 आ जाएगा, और 110 माइनस 11 करेंगे तो 99 आ जाएगा। पहले क्षेत्रफल 100, अब क्षेत्रफल 99, कितना कम हो गया, 1% की कमी हो गई। कितना आ गया, 1% की कमी हो गई। कहां पे आ गया आपका, 1% आपका कम हो जाएगा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या बताएं जो 210, 315, 147 और 168 को पूर्णतया विभाजित करती है। वह सबसे बड़ी संख्या बताएं। सबसे बड़ी संख्या मतलब इनका क्या निकालना है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इनका महत्तम समाप्यवर्तक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, मैसे बोलते हैं। तो देखो इनमें सबसे पहले किसका भाग, 210, 315, 147, 168। तो देखो पहले एक बार इन सब में किसका भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, मैसे पे। देखो मैसे पे का मतलब है जब तक इन सभी संख्याओं में भाग जाना चाहिए। 3 का देते हैं, 3 का भाग दो, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 0 और 3 पंजे 15,
3 चौका 12, 3 नाम 27, 3 पंजे 15 और 3 छिंगी 18, ये जा रहा है भाग। अब इन सब में किसका जा रहा है, देखो 7 का जा रहा है, देखो ना 3 का जा रहा है, ना 5 का जा रहा है, ना 4 का, ना 6 का, 7 का। 10 बार 15 सत्ते 105, 7 7 49, 7 8 56। क्या अब इन संख्याओं में किसी का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो वो संख्या क्या आ गई, 3 गुणा में 7 कितना आ गया, 21। तो वो संख्या क्या आ जाएगी आपकी, 21 आ जाएगी। ठीक है, बड़ी से बड़ी पूछे तो महत्तम समाप्यवर्तक, और यदि पूछता छोटी से छोटी संख्या जो इनसे विभाजित होगी तो उसका मतलब इनका क्या निकाल देते हम, लैसे पे निकाल देते, लघुत्तम समाप्यवर्तक। एक लड़के को एक संख्या से 12 से गुणा करने के लिए कहा जाता है। देखो संख्या मान लो x, भूलवश वह 21 से गुणा कर देता है एवं सही उत्तर से 63 आंसर अधिक प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला देखो x से गुणा, संख्या को x से गुणा करने का कहा तो 12 इंटू एक्स होना चाहिए था, लेकिन उसने क्या कर दिया, 21 इंटू एक्स कर दिया। तो इनका अंतर 21 गुणा एक्स माइनस 12 गुणा एक्स, इनका अंतर कितना है, 63 है। तो 21x माइनस 12x कितना आ गया आपका, 7x, सॉरी 9x बराबर 63। तो x बराबर आ गया आपका 7, 7 का 12 में गुणा कर दो, 12 गुणा 7, 12 सत्ते 84। तो संख्या पूछे तो 7, और यदि पूछता कि पहले सही आंसर क्या था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 84 हो जाएगा। नहीं तो आप सीधा सा करो बेटा, 12 से गुणा कर दिया, 21 से गुणा कर दिया, 12 और 21 में अंतर कितने का है, 7 का, लेकिन अंतर बेटा दे कितने का रखा है, 63 का, तो वह 63 का दे रखा है अंतर, तो बेटा अंतर के नीचे अंतर कर दो, 63 बट्टा में क्या आ जाएगा आपके पास, 9, कितना आ जाएगा, सॉरी 9, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 1/10 का मान होगा, देखो 1/10 का मान, बेसिकली बात करें हम 1/10 का मान होगा 0.1। पहला ऑप्शन गलत, दूसरा गलत। अब अपरिमेय, देखो अपरिमिति का मतलब है इसको अपरिमेय, और इनमें से कोई नहीं। देखो 1/10 ये एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, जिसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख दें। क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, वे परिमेय संख्या है। यदि किसी संख्या को p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए या क्यू का मान 0 आ जाए तो वे अपरिमेय संख्या होंगी। जैसे आपका √3 हो गया, √5 हो गया, इनका देखो √3 बटा, इनका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसको p बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। आपका अनंत हो गया, ध्यान रखना अनंत भी कैसी है, और आपका पाई भी हो गया, तो पाई भी कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना 1/0 इनमें से कोई भी नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, निम्न में सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, 9/13, 17/26, 28/39 और 33/52। देखो आप हमेशा ध्यान रखना, आपके लिए हालांकि इस तरीके का क्वेश्चन आता नहीं है, क्योंकि आपको देखो इस क्वेश्चन में भाग ही देना पड़ेगा, या फिर और तरीका लगाओगे तो बेटा वो तरीका काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके के नहीं आते हैं इनमें, लेकिन वो क्वेश्चन आते हैं आपके छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, हम भाग देंगे तो पहले इसमें 13 का दो, इसमें 26 का दो, इसमें 39 का दो, इसमें 52 का भाग दो। यदि समान अंतर होता तो भी कर देते बेटा, देखो यहाँ कितने का अंतर है, 4 का है, यहाँ 8 का है, यहाँ 11 का है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट भाग दे के ही देख लेना, बताऊं मैं, ठीक है। बाकी अपने पास गुणा भी है, जैसे गुणा का तरीका है 9/13, 17/26, 28/39 और 33/52। तरीका बता देता हूं, सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है, तो पहले देखो आप इनका गुणा करो बेटा, इन दोनों भिन्नों को देखो सबसे छोटी कौन सी है। तो 26 गुणा 9 करेंगे, देखो यहाँ पे 9 छिक्की 54 हो गया, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना हो गया, 23 हो गया, 9 छिक्की 54 और 9 दूनी 18, और यहाँ करेंगे 17 तिया 51 और 17 एकम 17, 17 और 5 कितना आ गया, 22 आ गया, 17 और 5 कितना आ गया, 22। तो इन दोनों में देखो छोटा कौन सा है, ये वाला छोटा है, तो ये तो सबसे छोटी होगी नहीं। अब ऐसे ही बेटा इसको इसके साथ कंपैरिजन करो, 17 गुणा 39 करो, तो 17 गुणा 39 करेंगे तो बेटा देखो 17 नम्मा 153 आ जाएगा, और 17 तिया 51 आ जाएगा, और 51 और 15 कितना आ गया, 51 और 15 आ गया आपका 66। ऐसे ही यहाँ पे 28 गुणा 26 करो,
इन दोनों को चेक करो बेटा, इसमें देखो 28 गुणा 26 करेंगे तो इनमें देखो 663 आ गया इसका, और आपका 28 गुणा 26 करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, इसका गुणा करके देखते हैं हम, 28 गुणा में 26, तो इसका गुणा करने पर आएगा आपका 728। तो इसका मतलब ये 728 आ गया, ये बड़ा है तो ये भी छोटा नहीं होगा। अब बेटा इसको इसके साथ करो, 17 गुणा 52 करो, 17 दूनी 34 और 17 पंजे 85, 85 और 3 कितना हो गया आपका 88, और इसके बाद 26 गुणा 33 करेंगे, यहाँ पे 26 गुणा 33 करो आप, एक बार 26 गुणा 33 करके देखते हैं हम। इन दोनों में जो छोटी आ जाए तो इसका मतलब वही छोटी भिन्न होगी, तो इसका एक बार मैं गुणा करता हूं, 28 गुणा में कितना है आपका 33, तो ये आ जाएगा आपका 924, तो 924 आ गया, तो ये भी सबसे छोटी नहीं है, तो 17/26 सबसे छोटी हो जाएगी। हालांकि ध्यान रखना आपके लिए इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा यदि छोटी बड़ी भिन्न भी पूछेगा तो, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। अब देखो ये 0.87 बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। देखो 0.87 मल्टीप्लाई 87 0.87 प्लस 0.13 0.13 0.13 अपॉन में ये, तो देखो आप इसको a मान लो और इसको b मान लो, तो ये क्या बन गया बेटा ऊपर AQ प्लस BQ, अपॉन में ये क्या बन गया a स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। AQ प्लस BQ होता है आपका फॉर्मूला a प्लस b ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे ये कट गया तो इसका मतलब ए प्लस बी बचेगा। ए का मान आपका बेटा 0.87 है, बी का मान 0.13 है, तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया 1। ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन आ जाए हमें गुणा नहीं करना है, गुणा करोगे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बाकी आप यदि डायरेक्ट भी सोचें, देखो ऐसा क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है, ऊपर देख लो बेटा प्लस का चिन्ह है तो आपको 99% इन दोनों को जोड़ के आएगा वही आंसर मिलेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 1। बाई चांस यदि ऊपर माइनस का चिन्ह होता तो यहां 0.87 माइनस 0.13 कर देते, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो आप ऐसे तुक्का भी लगा सकते हो, यहां प्लस का चिन्ह है तो जोड़ दो और माइनस का चिन्ह है तो क्या कर दो, इनको घटा दो। अगला, एक अंडे उबालने में 7 मिनट, तो 10 अंडे, देखो कितने भी अंडे एक साथ उबालो 7 मिनट का ही टाइम लगेगा। जितना टाइम एक अंडे को उबालने में लग रहा है उतना ही टाइम 7 अंडों को उबालने में लगेगा। इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन, 723, 624, 525। देखो 723 और 624 इनमें अंतर देखना है। देखो एक बार 723 ये 99 का अंतर है, यहां भी 99 का अंतर है, यहां भी 99 का अंतर है, तो यहां भी 99 का अंतर आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 327। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा इसका 327। हवा के लिए पंखा तो रोशनी के लिए, देखो हवा के लिए पंखा तो रोशनी के लिए आपका आ जाएगा क्या, बल्ब आ जाएगा। दिया सूर्य और लालटेन नहीं आएंगे क्योंकि बेटा सूर्य हवा के, सूर्य लोगे रोशनी के लिए तो हवा पंखे से नहीं होती। हवा मेनली जो नेचुरल सोर्स है वो हवा का पेड़ है, तो रोशनी का नेचुरल सोर्स क्या है अपने पास, सूर्य है। ठीक है, इसके बाद आओ, यदि सांकेतिक भाषा में सी को 5, सी को 3, ओ को 5, डब्ल्यू को 8, डब्ल्यू को 8, ओ को 5, आर को 7 और डी को 1, तो ऐसे ही ड्रा को डी को 1 और डी को 1, आर को 7, ए को 0, डब्ल्यू को 8। तो हमें बताना है सी ओ डब्ल्यू ए डी। आप कहीं से भी उठाओ बेटा, सी को क्या लिखा है 3, पहले से उठा रहा हूं, सी को क्या लिखा है 3। तो देखो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। अब देखिए आपके पास ओ, देखो ओ को क्या लिखा है 5, डब्ल्यू को क्या लिखा है 8, इसके बाद ए को क्या लिखा है, देखो ए को हम चेक करेंगे यहां से, देखो ए को क्या लिखा है इसने 0 लिखा है, ए को क्या लिखा है 0, तो 3580 आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, 80 आगे क्या आ जाएगा 1, नहीं तो आप देख लो बेटा डी को क्या लिखा है 1 लिखा है, तो इसके लिए डायरेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आओ, मैं अपने घर से उत्तर की ओर चला। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, डायरेक्शन में ये आपकी उत्तर दिशा है, ये आपकी पूरब, ये आपकी पश्चिम और ये आपकी दक्षिण। मैं अपने घर से उत्तर की ओर 15 मीटर चला, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर चला, फिर दक्षिण की ओर आप 5 मीटर चल रहे हैं, फिर पूरब की ओर मुड़कर 10 मीटर चले, तो ये इस स्थान पे आ गए, तो ये 5 है तो ये भी 5 हो गया, ये पूरा 15 है
तो ये वाला 10। यदि आपसे पूछे प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, 10, लेकिन पहले यहां था अब यहां है, तो प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा में है, किस दिशा में हूं, उत्तर दिशा में हूं। ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन आ जाए, दूरी पूछे दूरी ज्ञात कर दो और आपसे दिशा पूछे दिशा ज्ञात कर दो। तो यहाँ पे ये आपका आर्मी का पेपर है और बहुत जल्दी बेटा हम क्लर्क, टेक्निकल और एनए के पेपर भी डालेंगे, आप चिंता मत कीजिए। और जैसे ही आपके एग्जाम की डेट का कोई भी हमारे पास अपडेट आता है तो सबसे पहले आपके लिए बता दिया जाएगा। जय हिंद।